नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 फरवरी 2023 और आज आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं मैं सभी प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताता हूं ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न जो हमने रखा है ये है कि योजना आयोग ने भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र में जो बांटा जाता है उस एरिया के क्लाइमेट के अनुसार, उस एरिया में पाए जाने वाली मिट्टी के अनुसार और नदी तंत्र के अनुसार। तो इस प्रकार से जो है योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। ये आपका सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से जो है इसका नंबर हो सकता है। ठीक है, योजना आयोग की बात करेंगे तो इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया है। नीति आयोग का गठन कर लिया गया है इसके जगह पे। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1950 में हुई थी। योजना आयोग अपने कार्यकाल में यानी जब तक 2015 में रहा 1950 से 2015 कुल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। इसका मेन काम होता था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और अंतिम रूप देना जो होता था पंचवर्षीय योजना का वो राष्ट्रीय विकास परिषद का होता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पंचवर्षीय योजना लागू कौन करवाता था तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, योजना आयोग का नाम मत बोल देना, सिर्फ इसे जो है बनाने का कार्यभार रहता था। इसके अलावा वर्तमान में जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी हैं और इससे अगर सेकेंड लास्ट पूछ दिया तो राजीव कुमार आंसर हो जाएगा, ये राजीव कुमार का जगह लिए हैं। इसके अलावा सीईओ जो है ये परमेश्वरम साहब है। दोस्तों इस वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें, कल के एग्जाम में आपको जरूर फायदा होगी जैसा मेरा विश्वास कहता है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष है ये आपका नरेंद्र मोदी ही थे। उपाध्यक्ष जो थे प्रथम अरविंद पनघरिया साहब थे और प्रथम सीईओ जो है आपका सिंधु श्री खुल्लर है। योजना आयोग तथा नीति आयोग जो है ये दोनों गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इस प्रकार की जो है संस्था के बारे में जिक्र आपके संविधान में कहीं नहीं है कि किसी आर्टिकल के थ्रू जो है इसका निर्माण वगैरह किया जाएगा। तो ऐसे चीज को गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो दोनों ही आपका गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न करंट सेक्शन से है, दिसंबर 2022 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता। देखिए 3 प्रकार के जो ये मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड और मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स, यहाँ सबसे क्वेश्चन आने लगते हैं एग्जाम में और आने की पूरी आसार है क्योंकि ये दिसंबर माह की शुरुआती की घटना है तो एकदम जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो जो दिसंबर 2022 में मिसेज वर्ल्ड बना है ये आपका सरगम कौशल बना है और ये क्वेश्चन इसलिए आएगी मेरे भाई क्योंकि ये इंडिया के हैं। ठीक है, इंडिया के सरगम कौशल जो है आपका दिसंबर 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड जो है कॉन्फ्रेंस उसमें जो है ये विजयी घोषित हुए हैं और ये जो है ताज पहनी है। मिस अर्थ 2022 के विजेता जो है सुंदरी मीना है। अब सुंदरी मीना से आप राजस्थान नहीं चले जाइएगा, ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाली है, दक्षिण कोरिया के हैं सुंदरी मीना जो मिस अर्थ है। और मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिकन है ये बोनी ग्रेवियल। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, फिलहाल थोड़ा सा अच्छे से आंख इस पे दे और कान को खोल के सुने, है ना, कि दिसंबर 2022 में जो मिस आपका वर्ल्ड मिसेज वर्ल्ड जीती है ये आपका सरगम कौशल इंडिया, मिस अर्थ 2022 सुंदरी मीना दक्षिण कोरिया, मिस यूनिवर्स 2022 बोनी ग्रेवियल यूएसए। आगे देखिए क्वेश्चन मजा आ जाएगा। अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत रिसर्च करने के बाद ही रखता हूँ ऐसा, जैसा कि आप जानते ही हैं। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स जो है ये आपका सुष्मिता सेन है। भाई भारत की प्रथम महिला राज्यपाल राष्ट्रपति पूछे जा सकती है तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड क्यों नहीं। ठीक है, तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स आपका सुष्मिता सेन बनी थी। सुष्मिता सेन जो है एक्ट्रेस है। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड जो है ये कुमारी रीता फारिया बनी थी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, प्रथम वाले को लोग ज्यादा याद रखते हैं, है ना, ये दुनिया का ही रीत है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपके संविधान में कितने भाषा अटैच है तो 22 भाषा अटैच है, प्लस एक आपका इंग्लिश के लिए और एक आपका राजस्थानी के लिए दिया जाता है। तो टोटल मिला के जो है आपका 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है,
अब ये नहीं है कि चौबीसों भाषा को मिलेगा ही मिलेगा, भाई मिलने के लायक होगा तो मिलेगा, लेकिन ये चौबीसों भाषा में दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में जो मिला है हिंदी के लिए, ये आपके जीडी में छपा था, हिंदी वाला किसे मिला है, तो ये आपका मिला है बद्री नारायण को। और इनके जो काव्य संग्रह है उनका नाम है तुम्हादी के शब्द। ये काव्य संग्रह का नाम है, उनके जो लिखे द्वारा इनके जो कृति है उनका नाम है आपका तुम्हादी के शब्द। इसी के लिए जो है बद्री नारायण जी को 2022 के हिंदी के क्षेत्र में, मतलब हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में अनुराधा राय को मिला है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, मतलब हम सभी जिंदगी नहीं जी सकते, इस प्रकार से जो है इनका हिंदी होगा। ये अंग्रेजी शीर्षक में छपी हुई है और अनुराधा राय इनके लेखक है, और इन्हीं लिए इन्हें 2022 में जो है साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में रकम भी पूछा गया था कि कितने होते हैं, तो ये 1000 रुपए का जो है रकम होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड होता है एक, उसमें जो है आपका 3 लाख रुपए की रकम होती है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे एक प्रश्न है हिस्ट्री से, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। अब तक जो मैंने टटोला एग्जाम को, तो जो रेस्ट लेने के बाद जो एग्जाम हुआ उसमें जो है ऋग्वेद से एक क्वेश्चन जरूर रहती है। हालांकि मैं ऋग्वेद से एक एक पार्ट आपको बता चुका हूं अपने प्रैक्टिस सेट या फिर एनालिसिस के दौरान, तो कुछ और क्वेश्चन जो इनसे संबंधित है वो देख लीजिए। दशराज युद्ध का वर्णन जो है ये आपके ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में। क्वेश्चन से स्पष्ट है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में एक बार जो नदी की चर्चा है ये आपका जो है पूजनीय गंगा नदी की चर्चा एक बार है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी ओरिजिन देश के अंदर होती है, यानी अलकनंदा और भागीरथी। जब ये दोनों नदी देव प्रयाग में मिल जाता है तो इन्हीं जलधारा को जो है गंगा कहा जाता है, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में चली जाती है। ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राष्ट्रपारीय है, तो आपका ब्रह्मपुत्र आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये भारतीय भूभाग में न होकर तिब्बत से होती है। इसी कारण ये इंडिया की सबसे लंबी नदी में गिनती नहीं होती है। नहीं, वैसे तो ये जो है ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से भी लंबी है। तो समझ में आया बात, इंडिया से ओरिजिन होने के कारण ही गंगा जो है इंडिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, जो उसके पढ़ाकू होते हैं, उसे होत्र कहा जाता है, यानी अध्ययनकर्ता को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसे आप आयुर्वेद कहते हैं। इसके अलावा जो जादू टोना वाला वेद है आपका, इसे जो कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं अथर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद का उपवेद जो है इसका नाम है अर्थवेद, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कोई एक आदमी के द्वारा नहीं किया गया था। इसमें जो है बहुतों जो है हमारा जो देश सेवी है, समाज सेवी थे, उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनका जो है इसमें योगदान है। तो ये 1924 में होती है और ये कानपुर में सचिंद्र सान्याल के प्रयास से किया जाता है। हालांकि इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि। दोस्तों, ये जो आपका हुआ था ये कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। यह एसोसिएशन बनाया ही क्यों गया था, जैसे आप कोई भी चीज को कड़ी में पढ़ते हैं तो अधिक दिन तक याद होती है, तो ये एसोसिएशन इसलिए बना था क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो पूर्णतः अंग्रेजों के विरोध में था। और इस आंदोलन में भारत के सभी जनता का साथ मिला था। आपसे एसएससी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम तथा भारत के जो भी समुदाय के लोग रहते हैं सभी का साथ मिला, तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। यही असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। और जब आप चौरा चौरी हत्याकांड पढ़ते हैं जो 1922 में हुआ था, जिस कारण से असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा,
तो इसी घटना से क्षुब्ध होके, यानी ये जो क्रांतिकारी हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन को विथड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, जो एक संस्था होती है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ नेता जो है अलग होकर एक अपना दल बनाता है, जैसे स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1922 के जो है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो ये सब चीज को एक जो है मतलब सिस्मेटिक ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी चीज ज्यादा याद करने की जरूरत होती नहीं है। आप 1920 में असहयोग आंदोलन आया, 1922 में बंद हुआ, 23 में जो है आपका क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, 24 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है गठन हुआ। सबका जड़ क्या रहा, तो असहयोग आंदोलन ही रहा, क्योंकि इसे बंद किया गया, इसी के बाद ही जो ये अलग अलग संस्था बने, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जिसमें चित्तरंजन दास जो है प्रथम जो है आपका चेयरमैन रहा था, यानी अध्यक्ष रहा था किसका, स्वराज पार्टी का। अगला एक प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 263 का संबंध जो है ये राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, अंतर्राज्य परिषद अलग अलग करेंगे तो अलग अर्थ निकल जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद है ये, ठीक है। तो ये इसका गठन जो होता है आर्टिकल 263 के द्वारा प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है। ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद ये क्या होती है, तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। अंतर्राज्यीय परिषद में जो होता है केंद्र होती है एक, अपने यहाँ एक केंद्र है और एक राज्य में, तो राज्य में सीएम होती है, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होती है। जिस प्रकार से राज्य में राज्यपाल होती है, केंद्र में आपका प्रेसिडेंट होता है, राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, केंद्र में आपका अटॉर्नी जनरल होता है। तो इस चीज से आप जो है तथ्यों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो किसी भी मसले पे समन्वय यानी स्थापित करता है ना, ये काम कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से होती है। और अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आप जो है इसे इम्पोर्टेंट मार्क लगा के रखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से आपका राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपका जो है पीएम ही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। एक आयोग है आपका, इसका नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसकी जो आपका आया था मतलब स्थापित किया गया था 1983 में किया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। आई थिंक 1983, हाँ 1983 है, एकदम एग्जैक्ट है ना। तो ये जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है आपका सरकारिया आयोग। 1983 से आप एक चीज और याद रख सकते हैं, इंडिया जो है प्रथम बार आपका वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की अगुवाई में, ये भी 1983 में ही हुई थी। और ये विश्व कप का तीसरा फॉर्म था। पहला जो दो है वो वेस्ट इंडीज जीता है 1975 और 1979 में। उसके बाद में 83 में हम तीसरा वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है ये कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। कैसे पता चला आपको कि ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसमें आर्टिकल का जिक्र है जिसके थ्रू इसका जो है बिल्डअप किया जाता है, गठन किया जाता है। तो हमें पता चला कि भाई इसका जिक्र जो है हमारे संविधान के अंदर है, इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। जबकि योजना आयोग, नीति आयोग ये सब क्या है, एक सलाहकारी संस्था है, या फिर कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 266 भी आपसे पूछा जाता है, तो संचित निधि है। संचित निधि कहने का मतलब है जो भारत सरकार को टैक्स, टोल टैक्स वगैरह जो प्राप्त वगैरह होती है, तो इसमें जमा किया जाता है इस फंड में, इसे संचित निधि कहा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 267 होता है, ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ये दोनों भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 42, ये जो कुछ संविधान संशोधन मैं रखा हूं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है, जो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब तो ये समझ में आ गया कि संशोधन किससे होता है, तो 368। भाई संशोधन होता ही क्यों है, संशोधन क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने एक घर बनाया, मुझे तो ड्राइंग नहीं आती, फिर भी देखिए ये मैंने कि एक मैं पहले दो रूम का एक घर बनाया,
फैमिली बढ़ गई, अब आदमी की जरूरत हो गई, तो मैं इसमें क्या किया, मॉडिफाई करके इसी रूम को जो है एक बीच से ऐसा पार्टीशन डाल दिया, अब 3 रूम बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ जो ऐड किया या फिर काटा छाटा, तो इसे ही संशोधन करना, मतलब बेहतर करने के लिए क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसे संशोधन करना कहते हैं। हिंदी में संशोधन से तो आप जानते ही अर्थ क्या निकलती होगी, है ना। तो संशोधन करने की जो आर्टिकल है ये आपका 368 है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो कुछ इंपोर्टेंट संशोधन है इंडिया के अंदर जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे 42वां संविधान संशोधन, ये सभी संशोधनों में सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पे विवाद भी छिड़ी थी। ये आपका 1976 में होता है, ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे होता है। इसके तहत आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 10 प्रकार के, और कहाँ पे रखे गए थे, तो आर्टिकल 4 के आर्टिकल 51 के ए में भाग 4 के ए में रखा गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहने का आशय ये है कि इस पे जो कानून बनाएगा इसमें इंक्लूड विषय पे, उसमें केंद्र और राज्य दोनों के मशवरा से सम्मिलित कानून बनाए जाते हैं। संघ में संघ बनाते हैं और राज्य में राज्य बनाते हैं, लेकिन जो राज्य सूची की विषय होगी उस पे किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र भी कानून बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 44वां संविधान संशोधन है ये आपका 1978 में होता है, 42 और 2 44, 1976 और 2 1978, तो दोनों की ईस्वी में भी 2 साल का गैप है और संशोधन के क्रम में भी 2 साल का गैप है। तो 44वां संविधान संशोधन जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उससे हटा के विधिक अधिकार बनाया जाता है, और इसे जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा के, यानी मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक है, इसके बीच से हटा के इसे आर्टिकल 300 के ए में रखा जाता है। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन, ये आपका मतदान का जो उम्र है, जो मताधिकार जो हमें प्राप्त होते हैं, ये पहले कभी 21 वर्ष में हुआ करता था, अब जो है 18 वर्ष किया गया है। ये संविधान संशोधन आपका 61वां था। इसके अलावा दल बदल अधिनियम से संबंधित है आपका 52वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन आपका जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों वाली शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जीएसटी से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन जो है ये आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जो आपका लोकसभा और विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा इंक्लूड मतलब डिप्यूट किए जाते थे, ये वाली सिस्टम को समाप्त किया गया है। 103वां संविधान संशोधन जो है ये आप जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस, इससे संबंधित है, ठीक है। जो सामान्य वर्ग के लोगों को जो इस स्लैब में आते हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न जो हमारा है ये है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किसने पदक जीता। देखिए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत को एकमात्र पदक प्राप्त हुआ रजत पदक के रूप में मीराबाई चानू के द्वारा। मीराबाई चानू का अभी जो है एकदम गोल्डन काल चल रहा है, जहां भी जाती है पदक लेके आती है और भारत का नाम जो है रोशन कर रही है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी और इत्तेफाक से जो है टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो है यही रजत पदक हमें मिला था मीराबाई चानू के द्वारा। ये वेट लिफ्टर है और ये आपका मणिपुर के रहने वाली है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर जो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, आपसे एक क्वेश्चन बिहार एसएससी के सीजीएल एग्जाम जो कैंसिल हो गया था इसमें पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है ये किस रैंक की गेम है, ठीक है। तो ये जो है आपका 22वां रैंक का गेम था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है वहां पे क्या जीता था, ये कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण जीती थी, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली है। एशिया कप टेबल टेनिस, जो एशिया कप टेबल टेनिस में जो है कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है आपका मनिका बत्रा, तो इसे भी रखेंगे। एशिया कप जो टेबल टेनिस से संबंधित होती है इसमें कांस्य पदक जीतकर इतिहास रची है मनिका बत्रा, प्रथम बार जो है कांस्य पदक प्राप्त की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है ये ईशान किशन के नाम हो गया है। तो ये कुछ बातें जो है जो दिसंबर मिड से पहले की जो घटना है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जो आपका 25 या 24 जनवरी को जो एग्जाम हुआ उसमें आपसे ये पूछा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, तो करंट 10 दिन पहले का मनाया गया था और पूछ लिया गया, तो कोई भरोसा नहीं भाई, एग्जाम है ना। कतर में आयोजित जो फीफा हुआ था इस बार 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहा था और उप विजेता रहा था आपका फ्रांस। अगला फीफा कहां पर होगा ये बता दिया था, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर होगा। 2023 में महिला फीफा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा।
और इसके बाद में जो 2023 में ही अंडर 90 फीफा होना है, ये आपका सॉरी अंडर 20 फीफा होना है, 90 नहीं अंडर 20 होना है, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होना है। 2023 में जो है आपका 50 ओवर वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा जो आपका भारत में ही होगा, ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध लोक नृत्य होजागिरी किस राज्य से संबंधित है? देखिए होजागिरी नृत्य जो है ये आपके 2022 में जो है एसएससी CHSL में छपा था, और ऐसे नहीं छपा था कि होजागिरी नृत्य किस राज्य से है, इसमें एक कैरेक्टर का नाम देके पूछा गया था कि ये किस नृत्य से संबंधित है, तो वो होजागिरी नृत्य से संबंधित है। फिलहाल मैं यहाँ पे होजागिरी नृत्य आपको बताता हूँ जो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। इसके अलावा संबंधित कलाकार जो है ये आपका सत्यराम इसे कहते हैं, और इन्हें जो है पुरस्कार भी दिया गया है सत्यराम जी को होजागिरी नृत्य के लिए जो त्रिपुरा से संबंधित है। सत्यराम को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, यही बता रहे थे, अवार्ड भी दिया गया है। अगला जो कुछ और फैक्ट है, जैसे बिहू असम का है, सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा नृत्य पे तो होल वीडियो दे ही दिया है, इसके बाहर जो भी क्लासिकल डांस है उससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, जैसा मेरा मन कर रहा है। अगला एक प्रश्न है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? देखिए 281 एंड बियॉन्ड जो है आपको याद होगा कि टेस्ट क्रिकेट में VVS लक्ष्मण ने ये हाई स्कोर किए हैं, इतना वाला 281 वाला। तो ये किताब जो है आपका VVS लक्ष्मण जी का है, आपका 281 एंड बियॉन्ड। और इसके बाद कुछ अन्य क्रिकेटर का जो है आप देख लेते हैं, क्योंकि क्रिकेटर में दवाल पूछा गया था एक दिन, ठीक है, दवाल पूछा गया था कि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ किताब रख लिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे स्टेट फ्रॉम द हर्ट ये कपिल देव का है, इसे हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। बिलीव किताब का नाम है विश्वास, और आगे भी आपको अंग्रेजी में बहुत बड़ा किताब का नाम है, लेकिन जो पहला जो आपका पद है उसका नाम बिलीव है, तो ये सुरेश रैना जी लिखे हैं। सुरेश रैना के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ये तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले जो है शतक लगाने वाला क्रिकेटर बना, टेस्ट में, ODI में और T20 में। ये तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय करने का मतलब क्या कि पहली बार लगा जी नहीं, ये मतलब जैसे टेस्ट में तो लगाया ही था, ODI में लगाया था, और T20 में जब लगा दिया तो ये कारनामा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए थे। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर का किताब है। इसके अलावा एक प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि मैं 3 दिन से PT उषा कर रहा हूं, और मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन जो है आपको दे दूं, तो आज मैं दे दिया। भारतीय ओलंपिक संघ के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो बना है ये आपका PT उषा बना है। PT उषा का पूरा नाम भी मैंने बताया था, पिलवाल कंडी टेका परविल उषा होता है, और इतनी बड़ी नाम मुझे जो है हमारे किताब के सिलेबस में हुआ करते थे 5 या 6 क्लास में। मैं बिहार से जो है प्राइमरी स्कूल में होता था उस समय किताब, और उस चैप्टर के नाम था खेल जगत के उड़न परी, ठीक है। तब से इनका जो है पूरा नाम टीचर की डंडा के मार पे याद है ना। तो ये जो है आपका PT उषा को जो है उड़न परी भी कहते हैं, और PT उषा का उपनाम जो है ये पायोली एक्सप्रेस है, ठीक है। पायोली एक्सप्रेस जो है PT उषा का जो है उपनाम है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ढींग एक्सप्रेस जो है ये आपका हिमा दास का उपनाम है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक मैंने यहाँ हिंदी से प्रश्न रख लिया हूँ, टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाई टोपी किसी का उछाल देते हैं ना, अपमानित करते हैं, लज्जित कर देते हैं किसी को, तो उसे बोलते हैं टोपी उछालना। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, शर्मा वगैरह जो है ये आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो है एक कास्ट होता है, ये ब्राह्मण कास्ट होते हैं। और जैसे बिहार में हमारे यहाँ ये जो है आपका लकड़ी का काम जो करते हैं वो भी लगाते हैं शर्मा, है ना। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उत्तर भारत का नृत्य है, तो उधर से ही होगा उमा शर्मा जो है आपका उत्तर भारत के नृत्य जो कथक है, शास्त्रीय नृत्य है, इनसे संबंधित है। 1973 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था, और 2001 में इसे जो है पद्म भूषण भी दिया गया है। एक बात और दोस्तों, इस बार के जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ है उसमें जो है चीफ गेस्ट कहाँ का राष्ट्रपति था? तो मिस्र के थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? जब ये क्वेश्चन आएगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा और चुपके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखें। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है सबसे पहले ये घोषित ही क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि वह आदमी जिसका सालों भर यानी 12 माह के दौरान
जो है पूरे साल के दौरान सबसे अधिक प्रभाव रहा पूरे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पे, उस आदमी को जो है टाइम पर्सन ऑफ द मैगजीन जो है कवर पेज पे छापते हैं और पर्सन ऑफ द ईयर जो है इन्हें सम्मान देता है। तो ये बना है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है ये तो सभी जान जाते हैं, क्योंकि ये रूस प्लस जो आपका यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इससे एक व्लादिमीर पुतिन है और एक व्लादिमीर जेलेंस्की है। तो व्लादिमीर पुतिन को तो सभी जानते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है अमेरिकी पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 के लिए। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये विकट परिस्थिति में भी डटे रहे और अपने आप को संभाला, अपने मतलब जो उनका दायित्व है वो निभाया, इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये और इन्हें जो है दिया गया। यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है, ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था और मैंने प्रैक्टिस सेट में ये बात जरूर बताया था कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई हो गई तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने में आप जो है यूक्रेन की राजधानी याद रखना, क्योंकि रूस के तो सभी याद रखते हैं और पुतिन को सब जानते हैं, ठीक है। तो यह सम्मान जो है यही चीज जो मैं मौखिक रूप से बताया यही चीज यहाँ पे लिखा है। वर्ष 2021 के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था ये आपका एलन मस्क था। एलन मस्क कौन है सभी जानते हैं, टेस्ला कंपनी जो है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को ही जो है भारत लौटे थे आपका गांधी जी और 1893 में अफ्रीका गए थे गांधी जी, ठीक है। गांधीवाद से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए गांधी के जीवन से, क्योंकि जो है कंपेटिटिव एग्जाम में जो है 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाता है अगर आप गांधीवादी सब चीज जान जाते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। 1893 में जो है ये आप जाते हैं कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। ऐसा नहीं कि ये पहली बार विदेश जाते हैं, इससे पहले भी वो विदेश गए होते हैं गांधी जी और बैरिस्टर की पढ़ाई करके जो है लौटे होते हैं। तभी 1893 ईस्वी में यहाँ पर एक कोई मुस्लिम व्यापारी जो अफ्रीका में रहते थे, इनको जो है अपना अफ्रीका ले जाते हैं अपने केस लड़वाने हेतु। फिर ये अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में इनके साथ कई कांड होते हैं, जिसमें एक ट्रेन कांड होती है जिसमें काले और गोरे के भेद हेतु फर्स्ट क्लास में इसे मतलब सफर नहीं किया दिया जाता है और इसे उतार दिया जाता है, मतलब स्टेशन पहुंचने से पहले ही। ये उसकी जो है मतलब राजनीति में आने का प्रथम जो बीजारोपण कह सकते हैं ये हुआ था इनके साथ। इसके बाद ये जो है अफ्रीका में रह के बहुत सारे जो है चीज किए। इसमें जो है एक नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी किए थे। इसके अलावा ये भारत आ गए आपका 1915 में और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में जो है प्रथम बार जो है भाग लिए, मतलब विस्तृत पैमाने पे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, वैसे परोक्ष रूप से तो एक्टिव थे ही, क्योंकि थे ही नहीं इंडिया में, तो ये प्रत्यक्ष रूप से 1917 में भाग लिए। चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में है और ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये किसके खिलाफ में हुआ था, तो 3 कठिया पद्धति जो नील की खेती थे, जो अंग्रेज की मनमानी होती थी कि भाई 3 भाग में 1 भाग जो है नील की खेती अनिवार्य है, इसी पद्धति के विरोध में वहां का एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण भेजा था और यही इसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए गांधी जी चंपारण गए और इस आंदोलन में भाग लिए और सफल भी रहा ये आंदोलन। इसके बाद 1920 में आपका असहयोग आंदोलन, जिसकी अभी हमने चर्च किया था। इसके बाद 1930 में दांडी मार्च, 1932 में पूना पैक्ट, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सब कुछ गांधी से जुड़ा हुआ जो है मतलब कृत्य है। इसके अलावा गांधी जी के जो प्रमुख किताब हैं, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, ये सब जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपके फ्री का नंबर दे देता है। दोस्तों वीडियो लेंदी हो जाता है, ज्यादा चीज बताएंगे तो लेंदी तो होगी ही, है ना। इसके बाद जो 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में किया गया था, इसका मुख्य अतिथि जो थे ये गुयाना के जो है राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे। इसके अलावा भारत और चीन की जो सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था तो 1924 में 14 में 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है इसे 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। इसके अलावा जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है इसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। वित्तीय वर्ष, किस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, इसमें मैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा। वित्तीय वर्ष में जो जीडीपी नकारात्मक हुई थी कोरोना के कारण 2020-2021 में, यहाँ जो है भारत की जीडीपी काफी गिर गई थी। भारत ही नहीं दुनिया की सारे देश की जीडीपी लगभग गिर गई थी। 2022 और 23 के लिए जो अनुमान लगाया है एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये आपका 7% जीडीपी में
में वृद्धि का लक्ष्य रखा है। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है कितने प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि रखने का अनुमान इस वर्ष लगाया है, तो 7%। 8वां वार 9वां त्योहार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका वही अर्थ होता है जो फाग में आपका जो है फगुआ खेलना लंगोट में, वैसे ही प्रकार का अर्थ इसका भी है, मौज मस्ती में जीवन बिताना। 8 बार 9 त्योहार मतलब 8 ही मतलब दिन होते हैं, 8 बार और 9 त्योहार मना रहे हैं, मतलब काफी अय्यासी भरा जो है जिंदगी वगैरह व्यतीत करना, ऐसा इसका अर्थ निकल के आता है। लंगोटी में फाग खेलना, परेशानी में भी मजे में रहना, इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में आए हैं। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।